हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोल पॉइंट्स पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने परीक्षा की तैयारी में जी जहान से लगे होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों में शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक? लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए, आज मैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के लेक्चर 2 पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर 2 पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैंने मानव में पोषण, लेक्चर 1 में कहा था कि मानव में पोषण अगली लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो लेक्चर 2 में मैंने मानव में पोषण लिया हूँ। लेक्चर 1 में हमने पढ़ाया था अमीबा में पोषण और उसके कुछ विज्ञान के कुछ बेसिक, अमीबा में पोषण और पैरामीशियम में पोषण। आज मैं मानव में पोषण पढ़ाने वाला हूँ, ठीक? देखिए, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा दोस्त, क्योंकि आज आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक? ठीक। देखिए, सबसे पहले आहार नाल। आहार नाल यानी कि मानव में पोषण टॉपिक में सबसे पहले आप लोगों को आहार नाल मैं बता रहा हूँ। आहार नाल, आखिर आहार नाल है क्या? आगे आहार नाल का मतलब उसी तरह का वर्ड आएंगे तो आप लोग को समझने में कठिनाइयाँ नहीं होगी कि आहार नाल आखिर है क्या। देखिए, आहार नाल मनुष्य तथा सभी उच्च स्तरीय जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आहार नल कहते हैं। मनुष्य तथा उच्च स्तरीय जंतुओं में भोजन को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आहार नाल कहते हैं, ठीक? मनुष्य तथा उच्च स्तरीय जंतुओं में भोजन को पाचन करने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है, उसे हम आहार नाल कहते हैं, ठीक? देखिए, फिर से समझिए। मनुष्य तथा उच्च स्तरीय जंतुओं में भोजन पाचन के लिए यानी कि भोजन को उनके सरलतम रूपों में लाने के लिए विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? अंग पाया जाता है। उनके शरीर में क्या पाया जाता है? अंग पाया जाता है। उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं मानव उसे हम कहते हैं आहार नाल। मानव के आहार नाल, मानव में यदि होगा तो मानव के आहार नाल, और यदि अन्य जंतुओं में होगा तो सिंपल आप आहार नाल का उपयोग कर सकते हैं, आहार नाल, ठीक? तो देखिए, आहार नाल, आज हम लोग मानव के आहार नाल पढ़ने वाले हैं, ठीक? पहले आहार नाल की इसीलिए मैं परिभाषा बता दिया। अब पाचन तंत्र देखिए, यहाँ पर पाचन तंत्र। सबसे पहले आप लोग पाचन समझिए, सबसे पहले पाचन समझिए। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भोज्य पदार्थों को यानी जटिल भोज्य पदार्थों को उनके सरलतम रूप में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, ठीक? जटिल भोज्य पदार्थों को उनके सरलतम रूप में एकदम खंड 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 एकदम सरल रूप में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, ठीक? देखिए, मान लेगा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक? कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट सरलतम रूप में टूटते टूटते वह अंततः क्या हो जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक? जो हम लोग को एनर्जी के लिए उपयोग में आता है, ठीक? तो ग्लूकोज में बदल जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है यह ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज, ठीक? तो यह जो है जटिल रूप है, और जो एकदम सरल रूप में अंततः जो टूट टूट कर बचा वह आपका क्या हो गया? वह आपका क्या हो गया? सरलतम रूप। और इसी को कहते हैं हम पाचन। इसी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थों को उनके सरलतम रूप में बदलना ही, परिवर्तन होना ही पाचन कहलाता है, ठीक? यह मैं एग्जाम्पल लिया था, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक? देखिए, अब यहाँ पर आता है तंत्र। यह तंत्र का मतलब आप लोग समझते हैं? तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, यानी कि एक प्रकार का मशीन। तंत्र का मतलब मशीन। देखिए, पाचन, पाचन तो मैंने बता दिया कि जटिल भोज्य पदार्थों को उनके सरलतम रूप में परिवर्तन होना पाचन कहलाता है, ठीक? तो देखिए,
आहार नाल से कुछ पाचक ग्रंथियां एवं पाचन क्रिया मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक। आहार नाल मैंने पहले बताया। आहार नाल में कुछ पाचक ग्रंथियां, आहार नाल से कुछ पाचक ग्रंथियां एवं पाचन क्रिया, मैं पाचन का परिभाषा बता दिया, वह मिलकर जिस तंत्र का यानी जिस सिस्टम का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक। कुछ पाचक ग्रंथियां यानी कि पचाने का कार्य करता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है, उसे हम कहते हैं पाचक ग्रंथियां, यानी कि एक प्रकार के पचाने का वह कार्य करता है। उसी तरह के ग्रंथि और पाचन की क्रिया, यानी कि मैंने बताया कि सरलतम रूप में जटिल भोज्य पदार्थों को सरलतम रूप में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो पाचन क्रिया और पाचक ग्रंथियां जो पचाने का कार्य करती है भोजन को, वो दोनों मिलकर जिस तंत्र का यानी जिस सिस्टम का निर्माण करती है उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। ठीक। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। ठीक। देखिए अब आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आप लोगों को मानव के आहार नाल, क्या? मानव के आहार नाल, मानव के आहार नाल आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक। पहले समझ जाइए मानव में आहार नाल किस आकृति का रहता है। तो मानव में आहार नाल जो होता है कुंडलित संरचना का होता है, कुंडलित संरचना की तरह होता है। कुंडलित का मतलब देखिए आप लोग समझिए, इस प्रकार का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कुंडलित कहते हैं। इस प्रकार का बिल्कुल रहता है संरचना, उसे हम क्या कहते हैं? कुंडलित कहते हैं। तो मानव के आहार नाल एक कुंडलित संरचना होता है। ठीक। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, परिभाषा के थ्रू समझा दे रहा हूँ। आहार नाल को तो परिभाषा बताया, लेकिन परंतु हम आ रहे हैं यहाँ मानव का आहार नाल। तो मानव का आहार नाल देखिए, यहाँ पर देखिए मानव का आहार नाल एक प्रकार की क्या है? कुंडलित स्ट्रक्चर है, संरचना है। यहाँ पर देखिए एकदम महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ये आपका जो दिख रहा है ना लंबाई, यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। ठीक। ये आपका एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट। ये आपका कि परीक्षा में आ भी सकता है कि मानव आहार नाल की लंबाई कितनी है? तो 8 से 10 मीटर है। ठीक। कितना है? 8 से 10 मीटर है। देखिए अब मैंने बता दिया। कोई कहेगा कि मानव का आहार नाल को आप लोग किस तरह परिभाषित कीजिएगा? तो हम कहेंगे कि मानव के आहार नाल जो है एक प्रकार की कुंडलित संरचना है, इस प्रकार की संरचना है। ठीक। जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं इस प्यारे फिगर के थ्रू हम लोग आज मानव के आहार नाल को एकदम अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ेंगे। ठीक।
यहाँ पर पूरा सिस्टम हमने बना दिया, यानी कि मानव पाचन तंत्र बना दिया। और जिसमें देखिए आप लोग को इस तरह का संरचना दिख रहा है, देखिए कुंडलित, देखिए इस तरह का संरचना कुंडलित है ना। इस सभी संरचना को क्या कहें हम? आहार नाल कहे हैं, ठीक। और ये सब सिस्टम मिलाकर, यानी कि जो बताए थे हम तंत्र, उसको हम कहते हैं मानव पाचन तंत्र। और ये जो देखिए ये तो बाहरी संरचना है, और आंतरिक संरचना को ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का है ना कुंडलित संरचना, ठीक। इसको हम कहते हैं आहार नाल, ठीक, आहार नाल। और इस सभी सिस्टम को हम कहते हैं मानव पाचन तंत्र, ठीक, पाचन तंत्र। देखिए आहार नाल, आहार नाल देखिए, अब आहार नाल के एक एक भाग हम लोग पढ़ेंगे। मानव में आहार नाल के एक एक भाग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब यह भी बात समझ लीजिए कि जो मानव के आहार नाल है वह कहाँ से शुरू होती है। ध्यान से फिगर में देखिए, मैंने बताया अभी, यहाँ जो मुख गुहा है यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, देखिए कहाँ तक जा रही है, ये मल द्वार तक जा रही है। मानव में, मानव के आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर आहार नाल, मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? मल द्वार तक जाती है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि मानव के आहार नाल के सबसे पहला भाग कौन है? तो ये आपका मुख गुहा है, ठीक। सबसे पहला भाग मुख गुहा है। तो मैं एक एक करके सभी मानव के आहार नाल के भाग को पढ़ूंगा। इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण है यह। अब देखिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे मानव आहार नाल के अंग। पहला क्या है? मुख गुहा। एकदम अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। मुख गुहा, देखिए इसको लिखेंगे क्या, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। यह यह आहार नाल के सबसे पहला भाग है। यह आहार नाल के सबसे पहला भाग है, जो कहाँ से शुरू होता है? नसिका छिद्र से शुरू होता है, ठीक। या इसको इस नसिका छिद्र नहीं बोलना होगा। यदि नसिका छिद्र आप नहीं बोलना चाहते हैं, उसको छिपाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह आहार नाल के सबसे पहला अंग है, ठीक। सबसे पहला अंग है। इसमें देखिए, इस अंग में भी महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं। यानी कि जो मुख गुहा है उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आपका दांत हो गया, दांत हो गया आपका, दांत हो गया। दांत के बाद आपका जीभ हो गया, दांत, जीभ। और इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है? इसके अतिरिक्त आपका, हाँ, इसके अतिरिक्त हम इस लार ग्रंथियों को भी कह सकते हैं, लार ग्रंथि। पहले आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो दांत है, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको बोर्ड पर इस तरह से कर दिया हूँ, और इसको मैं बोलकर आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक। देखिए मानव में सबसे पहला भाग आहार नाल, मानव आहार नाल के सबसे पहला भाग जो है मुख गुहा है। उसमें इतने अंग पाए जाते हैं, इतना अंग पाया जाता है। पहला हम दांत के जिक्र करते हैं। देखिए मानव आहार नाल में, मतलब मुख गुहा के, मुख गुहा में दांत भी एक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए दांत जो है भोजन को क्या करता है? भोजन को चबाने का कार्य करता है। अब देखिए दांत में भी 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने दांत, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ध्यान से सुनिएगा। पहला चवर्णक, अग्र चवर्णक, लिख देता हूँ। दांत 4 प्रकार के। पहला चवर्णक, दूसरा अग्र चवर्णक, तीसरा कर्तनक, चौथा भेदक, भेदक।
अब इन सभी दांतों को, यह दांत का नाम है चार प्रकार के दांत होते हैं। अब इन दांतों को समझिएगा कि किसका क्या काम है। तो देखिए, ये चबाना का आपको दिख रहा है ना, इसका काम चबाने का, और इसका भी काम चबाने का। इकार है, इसका कार्य है, ठीक, कार्य। और कर्तनक जो है किसी भोज्य पदार्थों को कुतरने का कार्य करता है। क्या करता है? कुतरने का कार्य करता है, ठीक, इसका काम है कुतरने का। चबाना, इसको भी चबाना, कुतरना। और भेदा का काम है फाड़ने का, चीड़ने का, ठीक, फाड़ने या चीड़ने का। तो इसको कह देते हैं फाड़ने, फाड़ना या चीड़ना। इसका काम क्या है? फाड़ना या चीड़ना, किसी भोज्य पदार्थों को फाड़ना या चिड़ना, ठीक। देखिए, ये इतने प्रकार के दांत होते हैं, चार प्रकार के, जिसका काम भी मैं बता दिया, चबाना। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या? जीभ। मैं तो दांत का बता दिया, दांत इतने प्रकार के होते हैं, जिसका काम ये है। देखिए, जीभ आपको दिख रहा है, जीभ का काम क्या है? स्वादों को पहचानना, जीभ का काम। देखिए, इस प्रकार के मानव का जीभ होता है, ठीक। इस पर कुछ इस प्रकार के पाया जाता है स्वाद कलियां, इसको कहते हैं हम लोग स्वाद कलियां, स्वाद कलियां, स्वाद कलियां, स्वाद कलियां। यही कलियां हम लोग को स्वाद को पहचानने का कार्य करता है, स्वाद को बताता है कि आखिर कौन तीखा है, कौन मीठा है, कौन खट्टा है, ठीक। यदि यह किसी कारणवश जब लोग चाय या गर्म पानी पी लेते हैं तो यह जल जाता है, जिसके कारण खाना खाते समय स्वाद का पता नहीं चलता है, स्वाद विहीन लगता है। कोई भी मतलब व्यंजन स्वाद विहीन लगता है। क्यों? क्योंकि यह जल जाता है, यह गर्म चाय या गर्म पानी पीने से थोड़ा सा मतलब जल जाता है, और पुनः फिर ठीक होने पर फिर से स्वाद आने लगता है। तो स्वाद कलिया का क्या काम है? तो स्वाद कलिया का काम है कि भोजन के स्वाद को पहचानना, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम लार ग्रंथि की ओर चलते हैं। यह लार ग्रंथि की ओर देखिए, मानव के मुख गुहा में लार ग्रंथि भी पाया जाता है। देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ जीभ है, ठीक। यहाँ आपका, यहाँ ऊपर दोनों ओर दांत सजे हुए रहते हैं, और ये देखिए दोनों लार ग्रंथियाँ हैं। देखिए, लार ग्रंथियाँ, इसका काम क्या है? तो जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, तो जब हम लोग दांत से उसको चबाते हैं, तो इस ग्रंथि से मतलब ग्रंथि स्रावित होता है, यह ग्रंथि स्रावित होता है, और क्या करता है? भोजन को गीला कर देता है, ठीक, गीला कर देता है। और यह भी बात है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मतलब भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोग भोजन करते हैं, तो जो लार ग्रंथि है वह उसमें उपस्थित, लार ग्रंथि में उपस्थित टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। क्या? टाइलिन। यह टाइलिन कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। देखिए, यहाँ एक प्रश्न बन रहा है, यह कार्बोहाइड्रेट को क्या में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। अतः यहीं से पाचन मतलब आरंभ हो जाता है, पाचन की शुरुआत हो जाती है। तो प्रश्न यह भी पूछता है कि मानव के मुख गुहा से, यानी कि इस तरह से पूछ सकता है कि मानव के मुख गुहा में पाचन का शुरुआत किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है? तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं, तो जब हम चबाते हैं तो वहाँ से लार स्रावित होता है, जिसमें उपस्थित टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है, ठीक, माल्टोज में बदल देता है। अतः यहीं से पाचन की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि शुरुआत होती है, यहीं से पाचन की क्रिया की आरंभ होती है, ठीक। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहीं से पाचन की क्रिया क्या होती है? आरंभ होती है,
टैलिन नामक एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। यहीं से प्रारंभ होती है पाचन की क्रिया। देखिए तो ये ग्रंथि पाई जाती है। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे, अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक। देखिए एक हो गया मुख गुहा, आप लोगों को मैं एक पढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये मुख गुहा पूरा मैं पढ़ा दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रास नली, ग्रास नली। तो ग्रास नली को मैं बता दे रहा हूँ, इसको जरा मिटाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, ठीक। ग्रास नली को मैं बताने वाला हूँ। ग्रास नली को मैं आगे बताने वाला हूँ। चलिए, हाँ यह भी एक छूट गया कि लार ग्रंथि जो है तो ये 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इतना ध्यान में आप लोग रखिएगा कि लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब दूसरा जो है अंग, आहार नल का दूसरा अंग कौन है, दूसरा भाग है आपका ग्रास नली। ग्रास नली, नली का मतलब आप लोग समझ ही ले रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना। नली का मतलब होता है ट्यूब, ट्यूब। देखिए जब हम लोग, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन जब मुख गुहा से हम लोग इस प्रकार से कंठ द्वार से मतलब घोंटते हैं, उसको भोजन को अंदर की ओर घोंटते हैं तो वह ग्रास नली में पहुंच जाता है। यहाँ एक बहुत प्रमुख क्रिया होती है, क्या होती है, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन, देखिए इसके नली जो आपको दिख रहा है ना यहाँ, ग्रास नली, यह जब भोजन आता है तो इसमें शिथिलन एवं क्या होता है, यानी कि आप लोग सरल में समझिए, सिकुड़ाव एवं फैलाव होता है, सिकुड़ाव एवं फैलाव होता है, ठीक। मतलब इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। देखिए भोजन के कारण मान लीजिए किया है, भोजन हम लोग किए हैं, यहाँ सिकुड़ाव और फैलाव होता है, जिसके कारण धीरे 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 लुढ़कते लुढ़कते हुए भोजन कहाँ चल जाता है, तो यहाँ देखिए यह अमाशय में चल जाता है भोजन, ठीक। अमाशय में भोजन चल जाता है। तो कर्माकुंचन एक यहाँ पर समझ लीजिए, कर्माकुंचन। देखिए ग्रास नली की, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ग्रास नली की दीवार, ग्रास नली की दीवार, दीवार में जब भोजन के कण आता है तो वह एक प्रकार के मतलब उसमें एक गति होती उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह सिकुड़ता और फैलता है। क्या होता है, सिकुड़ता और फैलता है, जिसके कारण जो भोजन के कण है वह डायरेक्ट कहाँ आता है, अमाशय में आ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्रमाकुंचन कहते हैं। यानी कि ग्रास नली में तरंग की जैसी एक शिथिलन और मतलब फैलाव और सिकुड़न होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिकुड़न और फैलाव को हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन, ठीक। क्रमाकुंचन, सिकुड़न और फैलाव को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन, ठीक। क्रमाकुंचन, सिकुड़न और फैलाव होता है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग कहाँ तक भोजन, कहाँ तक पढ़ा दिए, भोजन कहाँ तक आ गया, अमाशय तक आ गया। अब अमाशय को देखते हैं, 2 अंक पढ़ लिए, अब अमाशय देखिए। तीसरा है आपका अमाशय, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टमक, स्टमक, ठीक। अष्टमक इसको पढ़ते हैं, अष्टमक, अष्टमक, ठीक। अमाशय देखिए, यह देखिए इसको थोड़ा सा मैं अलग लेकर यहाँ लाता हूँ। देखिए
इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। देखिए देखिए इस प्रकार से अमाशय की संरचना होती है। ठीक, दिख रहा है, इस प्रकार से संरचना है। ठीक, इसको और चौड़ी कर दीजिए। देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर दे रहा हूँ, फिर से पार दे रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से आपकी अमाशय की संरचना होती है। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं अमाशय। इसके प्रमुखतः 3 भाग होते हैं। ठीक, कौन कौन? तो जो अगला हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं कार्डियक। जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक। और जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं फुंडिक। ठीक, यह अमाशय का क्या है? भाग है। अब देखिए यहाँ पर यह नली का छिद्र पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक छिद्र। पाइलोरिक छिद्र। ठीक, यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ आपका अमाशय का कितने भाग है? 3, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। ठीक, अब देखिए अब इसके आंतरिक संरचना की बात करते हैं। आखिर अंदर क्या है? इसको थोड़ा सा इस तरह से मिटा देता हूँ। अब देखिए इसके जो अंदर इस प्रकार से उठा हुआ धसा हुआ संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से उठा हुआ धसा हुआ संरचना पाई जाती है। इस उठे एवं धसे हुए संरचना को हम लोग कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पर्याप्त फायदा मिल सके इस वीडियो का। जठर ग्रंथि, और इससे एक रस का स्राव होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं? जठर रस। सिंपल, जठर ग्रंथि से किस रस का स्राव होता है? जठर रस का स्राव होता है, जठर रस। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात देखिए आगे है। देखिए यहाँ पर इस जठर रस में 3 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पदार्थ पाए जाते हैं, अवयव पाए जाते हैं। देखिए जठर रस में 3 प्रकार के, यहाँ पर आपको मैं जरा सा इस प्रकार से बता दे रहा हूँ। देखिए पहला आपका है कौन? HCl। दूसरा है आपका, पहला आपका HCl है, दूसरा है म्यूकस। कौन? म्यूकस। और तीसरा आपका है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। तीसरा है आपका निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। ठीक, कितने प्रकार की क्या होती है? जठर रस में अवयव पाए जाती हैं। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है जिसमें 3 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, HCl, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। अब देखिए इनका महत्वपूर्ण कार्य देखिए, हम लोग कार्य को देखिए। HCl जो है यह इस प्रकार का, यानी कि HCl यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन पर और जो HCl कार्य कर और किस में बदल देता है? सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, सक्रिय पेप्सिन। ध्यान से देखिएगा, इससे आगे प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा, प्रश्न भी बनेगा। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन पर HCl कार्य कर सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है उसको। ठीक, अब देखिए और इसके अतिरिक्त HCl का क्या कार्य है? HCl का कार्य है भोजन में आए बैक्टीरिया और बहुत प्रकार के मतलब जो जीवाणु बैक्टीरिया आता है उसको नष्ट करने का कार्य करता है। कौन? HCl आपका। ठीक,
अब देखिए HCl जो है, HCl सक्रिय पेप्सिन में बदल दिया किसको, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को। और देखिए सक्रिय पेप्सिन जो है, सक्रिय पेप्सिन यह देखिए सक्रिय पेप्सिन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ जरा सा लिख दे रहा हूँ। सक्रिय पेप्सिन यहाँ पर देखिए, सक्रिय पेप्सिन जो है, सक्रिय पेप्सिन किस पर कार्य कर, तो प्रोटीन पर कार्य कर, किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। देखिए ध्यान से देखिए, पेप्टोन में बदल देता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन पर HCl कार्य कर उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, यानी कि निष्क्रिय यानी सुप्त अवस्था में रहता है, उस पर कार्य कर उसको जगा देता है, सक्रिय कर देता है। और वह सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन पर, हमारे भोजन में आए हुए प्रोटीन पर कार्य कर उसको पेप्टोन में बदल देता है। अतः हम कह सकते हैं कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अतः यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो गया प्रोटीन को सक्रिय पेप्सिनोजन ने पेप्टोन में बदल दिया, अतः यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ पर हम लोग अब पाइलोरिक छिद्र यहाँ तक हो गया, यहाँ भोजन आया, इस प्रकार की क्रिया हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ और धीरे धीरे पाइलोरिक छिद्र से लुढ़कते हुए, देखिए पाइलोरिक छिद्र से लुढ़कते हुए कहाँ पर आ गया, छोटी आंत। देखिए आपको इस प्रकार के कुंडलित संरचना दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं, छोटी आंत। इस प्रकार की कुंडलित संरचना को छोटी आंत में आ जाता है। ठीक, तो अब हम लोग चौथा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण है यह। देखिए तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हार्नाल के अंग, कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। गुमुकुहा पढ़ लिए, ग्रास नली पढ़ लिए, अमाशय पढ़ लिए। अब देखिए छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, छोटी आंत। अब देखिए यहाँ पर एकदम ध्यान से समझिएगा, जरा सा और। छोटी आंत आपका भोजन तो यहाँ होते हुए यहाँ पाइलोरिक छिद्र से कहाँ पर आ गया, छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत इस प्रकार के बिल्कुल होता है, देखिए। ठीक, तो इसमें देखिए यहाँ पर पाइलोरिक छिद्र से आ गया, यहाँ पर पाइलोरिक छिद्र यहाँ पर हो गया, इस प्रकार के आमाशय था जो आपका। ठीक, पाइलोरिक छिद्र से छोटी आंत में पहुंच गया। तो छोटी आंत, जैसे ही छोटी आंत में पहुंचता है तो देखिए क्या होता है। पहले छोटी आंत के बारे में समझ लीजिए। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग, 3 भाग। पहला आपका होता है, छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग। पहला आपका है डिओडेनम। दूसरा है आपका डिओडेनम जेजुनम, और तीसरा आपका डिओडेनम जेजुनम इलियम। ठीक, इलियम, डिओडेनम जेजुनम इलियम। अब देखिए भोजन डिओडेनम जेजुनम होते हुए अंततः फिर इलियम में आ जाता है। छोटी आंत के ही भाग है इलियम, उसमें आ जाता है। अब देखिए इलियम में ही महत्वपूर्ण खेला होता है, यानी कि महत्वपूर्ण क्रिया होता है। देखिए इलियम में क्या होता है इसे देखिए, यह जो है इलियम है, जो छोटी आंत के सबसे निचला भाग है। ठीक, यहाँ भोजन आया तो यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ क्या होता है, यह यहाँ छोटी आंत में, यानी कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो कैसे पूर्ण होता है, तो यहाँ पर यकृत से पित्त, यहाँ पर देखिए यकृत से पित्त, अग्नाशय से अग्नाशयी रस और आंत से आंत रस का स्राव होता है,
जिसके कारण भोजन पर क्रिया होती है और यह पाचन पूर्ण होता है। अब यहाँ पर दो संरचना और पढ़ना है हमको। आंत्र तो पढ़ा ही रही हैं, पढ़ा रहे हैं हम। और देखिए यहाँ पर यकृत और अग्नाशय, यहाँ पर दो संरचना को हम लोग को समझना होगा आखिर यह क्या है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है यकृत, ये इस प्रकार का यकृत होता है, इसमें एक होता है पित्ताशय, इसी से यहाँ पित्त का इकट्ठा होता है और इसी से पित्त का स्राव होता है। तो पित्त क्या है? तो पित्त एक प्रकार के गाढ़े हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। प्रकृति कैसा है? क्षारीय। और किस रंग का होता है? गाढ़े हरे रंग के, यानी कि हरे रंग के होता है। ठीक, तो यहाँ से पित्त का स्राव होता है। और यहाँ आप लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर पैंक्रियाज है, यानी कि अग्नाशय से अग्नाशयी रस का पैंक्रियाजिक जूस का स्राव होता है। और यहाँ पर इलियम में इन सभी रस जाकर, और एक इलियम का ही रस है आंत्र रस, जो जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो सभी रस मिलकर भोजन पर पूर्ण रूप से क्रिया कर देता है और अंततः यहाँ पर पाचन जो है पूर्ण होता है। यहाँ पर पाचन पूर्ण होता है। ठीक, समझ गए? यहाँ पर पाचन पूर्ण होता है। अब देखिए जो पाचन जब पूर्ण हो गया तो यहाँ इलियम भाग से डायरेक्ट छोटी आंत में आ जाता है, बड़ी आंत में आ जाता है। छोटी आंत से डायरेक्ट बड़ी आंत में आ जाता है। देखिए आप लोग, यह बड़ी आंत है, बड़ी आंत में आ जाता है। और बड़ी आंत से यहाँ पर मलाशय में जमा होता है, जो आपका अपचा हुआ भोजन है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, और मलाशय में जमा होकर अंततः मल द्वारा समय समय पर बाहर निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक बार और मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग भोजन करते हैं तो यहाँ पर लार का स्राव होता है, जिससे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम के कारण माल्टोज में बदल देता है। अतः यहीं पाचन की क्रिया क्या होती है? आरंभ हो जाती है। अब देखिए यहाँ से आते आते भोजन के कण ग्रास नली में जब पहुँचता है तो ग्रास नली में एक प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। क्रमाकुंचन के कारण भोजन अंततः यहाँ आमाशय में पहुँच जाता है। और आमाशय में उपस्थित कौन? जठर ग्रंथि, जिससे जठर रस का स्राव होता है। और जठर रस में HCl, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन पाया जाता है। और HCl जो है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन में बदल देता है। और सक्रिय पेप्सिनोजेन भोजन में आए प्रोटीन को, यानी प्रोटीन पर कार्य कर उसको पेप्टोन में बदल देता है। अतः आमाशय में प्रोटीन का भी पाचन होता है। ठीक, अतः यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। और देखिए फिर यहाँ पर होते हुए आमाशय से होते हुए भोजन यहाँ पर पहुँच जाता है, छोटी आंत में पहुँच जाता है। ठीक, जब छोटी आंत में पहुँचता है तो उसमें डिओडेनम जेजुनम से होते हुए इलियम में पहुँच जाता है, छोटी आंत में भी। तो इलियम में जब पहुँचता है तो देखिए यहाँ यकृत से स्रावित, यहाँ पित्ताशय है, यानी यकृत में ही पित्ताशय है, यहाँ से स्रावित पित्त और अग्नाशय रस से स्रावित अग्नाशयी रस, और यहाँ पर आंत्र, यानी जहाँ भोजन अभी पहुँचा है वहाँ से स्रावित आंत्र रस, तीनों मिलकर उस भोजन को एकदम पचा देता है, पूर्ण रूप से पचा देता है। और यहाँ पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पचा हुआ भोजन शरीर के द्वारा मतलब उसके नली के बगल वाला हिस्सा के द्वारा अवशोषित हो जाता है। और अपचा हुआ भोजन इस बड़ी आंत के सहारे मलाशय में जमा हो जाता है और समय समय पर मल द्वारा बाहर निकल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके लिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इसी तरह के हम एक और लेक्चर बनाएंगे। यह लेक्चर दूसरा था। तीसरा लेक्चर में हम यानी पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है उसको हम बताएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को पौधों में पोषण किस प्रकार होता है इसको मैं समझाऊंगा। धन्यवाद।